और कम कर, हेलो हेलो, ठीक है, ऑलराइट, वॉइस इज क्लियर। चल, अभी पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल किया और उसी के साथ हमने बोला कि यार 3 अलग अलग केसेस को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे जब भी हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में उसको दिखाते, यानी कि हम लोग किसी भी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते, ठीक है, तो उस ग्राफ में हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। अभी उस ग्राफ में हमें क्या करना है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्या वो चीजें है सर? वो ये चीज है बेटा कि जब भी हम 2 इक्वेशन के पेयर को यानी कि जोड़ी को देखते और उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते तो 3 तरह की कैसे बन सकती है। पहला, अगर वो इक्वेशंस के बनाए गए हुए लाइंस अगर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो अभी तक हमने वैसे एग्जांपल सॉल्व किए तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता था, यानी कि हमें यह समझ आता था कि वो दोनों ही इक्वेशन एक कॉमन कोऑर्डिनेट को शेयर करते हैं। पहला इक्वेशन भी एक कोऑर्डिनेट उसका कुछ होगा, ऐसे दूसरा इक्वेशन प्लॉट करेंगे उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वो ऐसे एक कोऑर्डिनेट को शेयर कर रहे होंगे जो दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो वो जो पॉइंट कॉमन आता था उस इंटरसेक्शन पे अपने को देखने मिलता था। बात क्लियर? तो हमको समझ आया कि उनका एक कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। सही बात? तो तब उन इक्वेशन का एक साइमल्टेनियस आंसर आता था। ओके सर, और ऐसे इक्वेशन को ही हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल भी सकते हैं। जो सेकंड केस है, इसमें क्या होता है, जो दोनों इक्वेशन है इसकी अगर हम लाइनें प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, मतलब उन इक्वेशन के लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं ग्राफ के ऊपर, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी बराबर। ध्यान से सुनना इस बात को और गौर करो मेरी बातों पे ध्यान से। हाँ, मैंने बोला वो दोनों ही इक्वेशन जिसका अपन ने ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, पहला एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर, दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों ही इक्वेशन को जब मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा, कैसे करते प्लॉट, पहला इक्वेशन लेंगे, उसके 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज को लेकर के उस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके अंदर से लाइन डालेंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर आएंगे बराबर। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन लेंगे, उसके 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को लेकर के उसके तीनों कोऑर्डिनेट को उठा करके ग्राफ के ऊपर पॉइंट निकालेंगे, वो तीनों कोलिनियर आएंगे, उसकी भी लाइन निकालेंगे। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि वो दोनों लाइन बराबर एक के ऊपर एक आ जाए, बराबर एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब लाइन 2 बनी नहीं रही है, एक ही लाइन बन रही है, उसी के ऊपर दूसरी आ रही है, बराबर है, इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। कैसे बोलेंगे? कोइंसाइड, एक के ऊपर कोइंसाइड हो गई दूसरी, ठीक है, एक के ऊपर आकर दूसरी बैठ गई बराबर से एकदम। तो क्या मैं बोलूं उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं? क्योंकि अब वो दोनों लाइन के, देख पहली बात, लाइन है तो लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, उसकी कोई लिमिट, अरे बोलो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसी लाइन 2 है, यानी कि मैं बोल सकता हूं उनके सारे ही पॉइंट्स कॉमन है। पहली वाली केस में जब मैंने बोला 2 लाइनें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी और वो एक ही पॉइंट कॉमन शेयर कर रहे थे, बस एक अकेला पॉइंट वो कॉमन शेयर कर रहे थे। लेकिन अब वाली केस में अगर लाइनें एक के ऊपर एक आ रही है तो उनके ऊपर आने वाले सारे ही पॉइंट्स उन दोनों इक्वेशन के रहेंगे कॉमन, बराबर, उन दोनों इक्वेशन के हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर बनेंगे। अरे यार सोच के देखो जरा, आ रही है बात दिमाग में आपके? तो ये केस बनती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। ये केस कौन सी बनेगी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। और अब बात करेंगे तीसरे केस की, ओके, और आखिरी केस इसके लिए। अब अगर लाइन मैंने ले ली, दोनों इक्वेशन मेरे पास है तरह के मान लो, और उन दोनों को मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, फिर एक बार इक्वेशन नंबर लगे, ठीक है, और मेरे को ऐसा देखने मिला कि अब जो 2 इक्वेशन मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए, जो कि लास्ट लेक्चर में आपने किए थे, उनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आए, 2 लाइन जो बनी ग्राफ के ऊपर, वो बराबर एक दूसरे को पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल। बोलो कैसे आ रही है? तो बेटा जब लाइनें ग्राफ के ऊपर पैरेलल रिप्रेजेंट होती है, जो 2 इक्वेशन अपन ने लिए थे, वो दोनों इक्वेशन जो अपने को पैरेलल देखने मिलते, तब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि भाई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल की डेफिनेशन बोलती है लाइंस विच ऑन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या
वापस एक बार सर, लाइंस विच ऑन एक्सटेंडिंग डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक सीधे ही चल रही है, खच 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 खच, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही। ऐसी लाइंस जो सीधी ही चलती जाती है, कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, चाहे कितना भी उसको एक्सटेंड कर लो, ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब अगर कहीं पर भी कितना भी लंबा करके उसको एक दूसरे को भी मिलने वाले ही नहीं है, तो वो कोई कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे क्या? मतलब उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्या आपके दिमाग में बातें घुस रही है? तो 3 केसेस मैंने बताई बेटा आपको, कितनी बताई? 3 केसेस बताई। पहला अपन ने बोला ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे को बस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, मतलब उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और ऐसे इक्वेशन को ही अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बराबर, जिसका कोई एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक आंसर होता है एक्स और वाई का, कॉमन कोऑर्डिनेट होता है। दूसरी केस मैंने बोली, अगर लाइंस बराबर ड्रॉ करने के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, क्या मैं बोल सकता हूं ये लाइनें जिन 2 इक्वेशन की अपन बनाएंगे वो दोनों इक्वेशन भी एग्जैक्ट सेम रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे, तभी तो ये होगा। ऐसे थोड़ी ना कोऑर्डिनेट सेम आने वाले सारे। लाइन जो बनेगी, जो एक के ऊपर एक आने वाली है दोनों इक्वेशन की, वो दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट सेम होने पड़ेंगे ना उसके लिए। ऐसी थोड़ी कोऑर्डिनेट सारे एक के ऊपर एक सेम आ जाएंगे। आई बात दिमाग में? कैसे समझ में आई? अब इनको लेकर के हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। अब ये केसेस तो अपने को फील करके अपन ने समझ ली कि भैया एग्जैक्टली होता क्या है ना। कोइंसाइडिंग लाइंस होती है तब क्या केस होती है, जब पैरेलल लाइंस होती है तब क्या केस होती है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तब क्या केस होती है। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में भी अच्छे से आ गई है यार? बोले यस और नो? जिसको नहीं आया तो हाथ ऊपर कर बेटा, जिसको नहीं आया हाथ ऊपर कर। अरे जिसको नहीं आया हाथ ऊपर कर। सबको आया? झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, झूठ बोलेगा तो कौन है कौवा? सर मैं कौवा लगता हूं तेरे को? अबे इतना काला हो गया मैं? काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। चल, अभी जो इक्वेशन होगा उसका जनरल फॉर्म आप जानते हो, बोलो क्या होता है एक साथ? एकदम परफेक्ट। अब इस जनरल फॉर्म से ए, बी और सी, ये 3 चीजें आप जानते हो बखूबी क्या होता है। ये सारे क्या है बेटा? कोएफिशिएंट्स है। सही बात, ये सारे कोएफिशिएंट्स है ए, बी, सी। अब इनको लेकर के हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इनको लेकर के क्या करेंगे? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। पाणी है करे गळाला खूप सुकलाय माझा। एनीवन हैव वाटर? बॉटल है किसी के पास? बाहर से सीधा ऐसे आया हो क्लास पे, कुछ खाया पिया नहीं है। थैंक यू। ऑलराइट, इनको लेकर के 3 कंडीशन, इनको लेकर के 3 कंडीशन, हाँ, वो रिलेशनशिप के फॉर्म में। किसकी रिलेशनशिप? कोएफिशिएंट की, सर वो बाजू वाले भैया की रिलेशनशिप। ए, बी और सी की। किसकी? क्या है ये? कोएफिशिएंट्स। कोई एक एग्जाम्पल के साथ में इसको ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है 2x सॉरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये 2 इक्वेशन से ध्यान देना, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको बहुत अच्छे से फील होगी। ओके,
जो इतने देर से मैं 3 केसेस समझा रहा था जोर जोर से आपको चिल्ला के, वो तीनों केसेस एग्जैक्टली कैसे एग्जिस्ट करती है, ये 3 एग्जाम्पल लेकर के अलग अलग अपन समझेंगे। जिसमें से पहली बात, अब ये दोनों ही इक्वेशंस को सबसे पहले मैं इनके जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं, ओके। और इस बार जो जनरल फॉर्म हम यहां पे लेने जा रहे हैं वो अपना ओरिजिनल जनरल फॉर्म रहेगा कुछ ऐसा, ax, पक्की बात। क्या दोनों इक्वेशन उसी तरीके से लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं क्या? नहीं है, बस पहला वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो सही करके अगर इसको लिखना चाहे तो क्या मैं बस इतना कर दूं? जब जो टर्म हमारे पास नहीं है वो 0 लगा करके अपन लिख सकते हैं। चाहे x और y भले ही ना हो तब भी अपन उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं बेटा आपको बोल दूं कि मेरे पास इक्वेशन बस इतना है 2x = 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओ सर ऐसा मत करो, ये तो एक वेरिएबल। अरे हाँ, भले ये दिख एक वेरिएबल रहा है ना, इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये भले ही हमको एक वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है, बहुत सीधा सिंपल सादा सा दिख रहा है, लेकिन है, इसको लिखेंगे कैसे सर? एकदम हम वक्त जज्बात सब बदल देंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। अरे भाई क्या ये 0y लिखने पे इसकी ओवरऑल वैल्यू अभी भी इतनी ही रहेगी? एक बार चेक करके दिखाता हूं। 2x है, 0y, 0 into y, 0 + 0 = 0। मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू 2x + 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2x ही होगा। 2x = 0 ही रही ना, तो बस इसको लिखा मैंने इस तरीके से। मतलब असल में चाहे मैं कुछ अगर इक्वेशन इस तरीके से भी लिख लूं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता। वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता। अब जब मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलता हूं तो सभी डेफिनेशंस को आपको कंप्लाई करना है जो मैंने पहले लेक्चर में सिखाई थी। लीनियर का मतलब क्या, 2 वेरिएबल का मतलब क्या, इक्वेशन का मतलब क्या, सब चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। याद है कि भूल गए सब कुछ? है ना याद? अच्छा, ये आवाज मत करो पीछे बैठ के, साइलेंस। आपको बैठना है तो शांति से बैठो, नहीं तो निकलो, ठीक है। यस, ओके। अब मैंने इसी वजह से इसको इसके तरह लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से मेरे को a, b और c की वैल्यूज को आप लेकर के दिखा सकते हो। पहली इक्वेशन में a, x कोई बोलेगा? क्योंकि हम जानते हैं सर x के बगल में जो मल्टीप्लाई होता है नंबर, वो होता है कोएफिशिएंट a। बराबर बात। ax + by + c = 0। फिर मैंने बोला b क्या है यहां पे? गलत जवाब, -2। b क्या है यहां पे? -2। सर ऐसा क्यों? अरे भाई इसी इक्वेशन को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, x + -2 y + 0 = 0। बोलो अब b कितना है? और लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x + -2y + 0 = मतलब यही इक्वेशन आ गया। मतलब मैं बस इसको लिख इस तरीके से रहा हूं, तो मेरे लिए एक्चुअल में b की वैल्यू कितनी होती है? -2 होती है। ये तो जनरल फॉर्म के हिसाब से मैंने लिखा ना, ax + b ± था, इसलिए हमेशा वैल्यू को साइन के साथ उठाएंगे। क्लियर है बात? तो यहां पे b कितना है? -2 है। c कितना है बेटा? परफेक्ट कहानी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में a कितना है? b कितना है? c कितना है? पक्की बात? परफेक्ट। अब रिलेशनशिप क्या बोलती है, ध्यान से सुनो। जो पहली कंडीशन हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे कि जो दो इक्वेशन है वो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करते, फॉर एन एग्जांपल ये दो इक्वेशन है, जब मैं प्लॉट करूंगा इसको ग्राफ के ऊपर, अब आपको करना नहीं है, मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं, आप समझ लो। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर, तो ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऐसे खचाक करके भेदेंगे एक पॉइंट में कहीं पे, है ना, छेद करके चला जाएगा एक दूसरे को। तो
ऐसे इक्वेशन की लाइंस जो किसी बस एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनको अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो अपनी पहली केस है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की केस जो है वेरिएबल के फॉर्म में ऐसा बोलती है कि भाई अब दो इक्वेशन है, इसमें भी ए बी सी और इसमें भी ए बी सी, इसका भी तो अलग है, तो सर कैसे समझेंगे ए बी सी? इसलिए अपन नंबरिंग कर देंगे। पहले वाले इक्वेशन को A1 B1 C1 बोल देंगे और दूसरे वाले ए बी सी को अपन A2 B2 और अरे कोई दिक्कत इसमें? इतनी बातें समझ आती है यार, बहुत बेसिक चीज है कि नहीं? ये बोलो यस और नो। तो है तो ए बी सी लेकिन दो अलग अलग इक्वेशन के, इसलिए मैंने उसको 1 और 2 नंबरिंग कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप बोलती है इंटरसेक्टिंग लाइन की कि A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू, यही दो इक्वेशन है ना? हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ये इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी जो इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अपन पहचान लगे देख करके, अपने को हर बार ड्रॉ करके देखने की जरूरत। देखना रिलेशनशिप हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता समझो। हम लोग हर बार इसको प्लॉट करके नहीं देखेंगे भैया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बस क्या चेक करना है? रिलेशनशिप चेक करना है। साथ में बोलो, क्या चेक करना है? रिलेशनशिप चेक करना है। अब जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप यहां पे आपके सामने है, लेकिन ये किसकी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की है। मतलब मेरे को इस चीज को बस चेक करना है यहां से देख करके कि ऐसा हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया मतलब क्या हो गया? अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल का साइन है ये, बीच में काट लगाइए, तो ये इक्वेशन जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे, वो दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बना रहे होंगे। आप ड्रॉ करके देख लो। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? ऐसी और दो केसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सीबीएसई के बच्चे खास करके उनके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन एसएससी वाले भी पढ़ लो इसको, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। चलो देखो जरा इन दोनों इक्वेशन में, मैंने बोला देखो सर देखो जरा, A1 क्या है अपॉन A2 क्या है, ये एक है कि नहीं इक्वल, अपन बाद में चेक करेंगे, काट लगाएंगे। नहीं ये तो काट लगाएंगे, है तो रखेंगे, है ना? हाँ, B1 अपॉन B2 देखना है। B1 बोल बेटा क्या, अपॉन B2 बोल बेटा 4। सर रिड्यूस हो सकता है, कर लेता हूं। 2 1 2 2 2 जा, बोल आंसर क्या आया? 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अरे सर दिस इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2। क्या 1/3 का आंसर 1/2 के बराबर होगा? इसका आंसर 0.33333 आएगा, इसका आंसर 0.5 आएगा, -0.5। कहीं पे भी सेम, तो ये नॉट इक्वल हो गए। और अगर ऐसी बात है, ये दो इक्वेशन जिसका ए बी सी लेकर के अपन ने चेक किया, हालांकि बस ए और बी लेकर के अपन ने चेक किया रिलेशनशिप में कि इनका रिलेशन क्या दिख रहा है, अगर ये नॉट इक्वल है तो ये दो इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखे थे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। आ रही है बात समझ? तब ये दो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। यानी कि अगर मैं इनका ग्राफ बना लूं जा करके, या अगर मैं आपको होमवर्क में बोल दूं कि बेटा जा करके चेक करो ये दोनों इक्वेशन ग्राफ पे डाल करके क्या होता है, तो आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन बराबर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट में भेद रहे होंगे, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा। आ रही है बात समझ? ये रिलेशनशिप हमको सॉल्यूशन नहीं देगी, ये रिलेशनशिप हमें क्यों पढ़नी है, ये बस हमको बताएंगी कि जो दिए हुए इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें समझ आएगा। आ गई बात? क्लैरिटी है इसमें? पक्का? अरे यस और नो? जिंदा हो क्या? मर गए क्या? बढ़िया। सेकेंड केस को समझते हैं। सेकेंड जो केस होती है, सेकेंड जो केस, उसमें अपन देखेंगे कौन सी लाइंस होनी चाहिए? कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। मैंने आपको कुछ देर पहले तीनों केसेस बहुत अच्छे से शुरू में आपको फील करने के फॉर्म में समझाई। अब अपन एग्जांपल के फॉर्म में इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ रहे। पहले आपको समझाती कि होता क्या है, कोइंसिडेंट किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, और इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, इवन हाथ के इशारे ही काफी समझने के लिए। देखो जरा, कौन सी?
हाथ के इशारे ही काफी है, बोलो हाथ के इशारे ही, ये वाली, ये वाली, ये वाली कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसाइडिंग लाइंस। अब जब मैं बात कर रहा हूं कोइंसाइडिंग लाइंस की, स्पेलिंग क्या होती है बे? सीबीएसई के बच्चे स्पेलिंग बताओ जरा, मेरा स्पेलिंग का चक्कर है, ठीक है। सीआई होता है क्या? मैं इसलिए बुक सामने रख इसलिए मैं बुक सामने रख, अपने को मैथ्स आती है, अंग्रेजी अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हो कि जब कोइंसाइडिंग लाइंस की बात कर रहा हूं तो जो दो लाइंस हम ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे वो कैसी आएगी बेटा? एक दूसरे के बराबर ऊपर आ जाएगी, यानी कि उनके सारे ही कोऑर्डिनेट्स दोनों के कॉमन रहेंगे, उन दोनों के सारे ही कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि अब देख, एक लाइन अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं तो इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अपन? इनफाइनाइट निकाल सकते हैं यार। कितने कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक लाइन के? इनफाइनाइट। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सर इनफाइनाइट एक्सटेंड होगा, कितने भी आ जाएंगे। और दोनों लाइन एक के ऊपर है, मतलब दोनों के कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। मतलब दोनों के आंसर भी कितने हो गए? एक्स और वाई के इनफाइनाइट हो गए। और ऐसे समय पे आपको एक ट्रिक बता दूं, ये दोनों इक्वेशन सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों इक्वेशन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सब चीजें एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं। एग्जाम्पल है मेरे पास किताब का, ये रिलेशनशिप भी समझाता हूं। पहले एग्जाम्पल लिखते ऊपर जरा। 2x + 3y, ये एग्जाम्पल है। 2x + 3y - 9 = 0, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 में बोल देता हूं इसको, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलूं मैं? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर, क्या इसको हमेशा ऐसे ही लिखे? क्या इसको सी इधर लेके लिखा तो प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, चलेगा तब भी। लेकिन मेक श्योर करो जो दोनों इक्वेशन आप लिख रहे हो उन दोनों को सेम तरीके से लिखो। या तो इस वाले तरीके से लिखो, सी को अंदर रख करके एलएचएस में, या तो दोनों इक्वेशन का सी आरएचएस में लग करके लिख दो, चलेगा। तब भी रिलेशनशिप काम करेगी, कोई दिक्कत तब भी नहीं है। अंडरस्टूड? कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं इसको हमेशा इधर ही लेके आ जाओ और = 0 करके ही दिखाओ। हाँ 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 हाँ, वो तो हम एक तरीका बना दिया सीबीएसई ने कि भैया जनरल फॉर्म में लिखो और चेक करो, इसलिए अपन लिखेंगे, ओके, ऑफिशियली। लेकिन ऐसा करा नहीं तो भी चलेगा। सी को अगर आप उस तरफ रख करके निकालोगे सी की वैल्यू तो भी चलेगा, वैसे ही वैल्यू को उठा करके चेक करोगे रिलेशनशिप तो भी चलेगा, आंसर हमेशा आपका करेक्ट ही आएगा। Okay, when you will start solving such examples, when you will start playing with these equations, slowly you will also understand कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। You will also understand कि ये सारी चीजें सेम ही है। Anyways, for now, let us focus on coinciding lines. All right? इक्वेशन मैंने नंबर 1 लिखा, नंबर 2 इक्वेशन देख लेता हूँ क्या है। 4x + 6y इक्वेशन है। 4x + 6y - 18 = 0। आप देख करके पहचान जाओगे कि यहां पे क्या कर रखा है। एक छोटा सा चेंज किया है, बताओ क्या किया है? सेकेंड इक्वेशन में क्या किया है बताओ बेटा? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे इक्वेशन 1 के बोथ साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकेंड इक्वेशन बन रहा है। अरे इक्वेशन 1 के बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। ओवरऑल ये दोनों इक्वेशन कैसे है? सेम ही तो है। और बेटा अगर कोइंसाइडिंग लाइन की कंडीशन अगर बनानी है तो उन दोनों इक्वेशन को सेम होना ही पड़ेगा। और यहां पे इसीलिए रिलेशनशिप ऐसी बनती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये हमेशा सेम रहेंगे, इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तभी वो दो इक्वेशंस हम बोलेंगे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जरा इनके वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, सेम रेशो आता है कि नहीं जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा बेटा ध्यान से, A1 बोलो, ABC बोलना आता है अभी, A1 A2 B2 A1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 बोलना आता है अभी। हाँ चलो बोलो A1, यहाँ पे क्या लिखो? A2 B1 B2 C1 C2। सॉल्व करें सबको। 2 1 = 2, 2 2 = 3 1 = 3 3 2 = 9 1 = 9 9 2 = माइनस माइनस। क्या सबका आंसर 1/2 आया? तो सभी एक दूसरे के बराबर। और जब ऐसी कंडीशन हमें दो इक्वेशन में देखने मिलेगी तब हम बिंदास बोलेंगे कि भैया ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ना, तो
ये अगर ग्राफ पे प्लॉट किए जाए तो ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे? कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन सेम ही है, एक ही लाइन बनाएंगे। आ रही है बात समझ? कोइंसाइडिंग लाइन की कंडीशन क्लियर? पहली कंडीशन पढ़ाई मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ये वाली कंडीशन अपन ने पढ़ी कोइंसाइडिंग लाइंस की अलॉन्ग विद एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अभी अपन लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। बोलो किसकी है? पैरेलल लाइन। सर ये तो हमने कल भी किया था। हाँ, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में क्या होता होगा? इसमें ऐसी रिलेशनशिप है, इसमें ऐसी रिलेशनशिप है। पैरेलल लाइन में रिलेशनशिप क्या आती होगी? सोचो जरा, क्या आता होगा पैरेलल लाइन के लिए? ऐसा क्या होता होगा कि पैरेलल बन जाती है लाइन? ऐसा क्या होता होगा? क्या जादू हो गया? एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल लिख लेता हूं, ये रफ कर दो। एग्जाम्पल है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है इसका 2x प्लस 4y ठीक है। दो इक्वेशन लिखे मैंने। बच्चे इक्वेशन देख के बाद में समझ जाएगी, चीजें इतनी साधारण, इतनी सिंपल, इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। ध्यान से सुनना, तीनों चीजें हमेशा डिस्टिंग्विश के फॉर्म में हम याद रखते हैं और वहीं से आपको चीजें इजीली समझ में भी आती है। अब इस वाली केस में क्या होता है ना बेटा, पहले आपको रिलेशनशिप ही दिखा देता हूं इसकी। इसमें ऐसा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, इनका रेशो देखो 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, मतलब 1/2 का रेशो यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। ठीक है, वही वाली बात आ गई। लेकिन c और उसका रेशो नहीं बनेगा। देखो 4 2 8 होता है, 12 नहीं। तो यहां पे आप देखोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा हमें देखने मिले किसी दो इक्वेशन में, तो वो दो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल लाइंस को। घर जाकर के बाद में निकाल करके देखना, लाइंस को बराबर पैरेलल ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। अगर ऐसे इक्वेशन है तो, और हमें वो चेक करना है कि कौन से रिलेशनशिप को, हमें बस ये देखना होता है कि उनका रेशो इसमें से क्या आ रहा है। कोई भी दो इक्वेशन जो हमें दिए वो इसी में से किसी को सेटिस्फाई कर रहे होगा। या तो वो ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, या तो इसमें से कुछ होगा, या तो ऐसा होगा। आ रही ये बात समझ? इक्वेशंस जो दो हमारे पास रहेंगे, इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि वो दो इक्वेशन या तो इंटरसेक्टिंग लाइन को बताएंगे, या तो वो दो इक्वेशन कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, या तो वो दो इक्वेशन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा कोई केस बनती, दो इक्वेशन की इसके अलावा कोई केस बनती, यहां पे चेक करते। चलो बताओ वैल्यूज। a1 a2 b1 b2 c1 c2 माइनस माइनस मर गया, 4 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, और ये 1/2। इन दोनों का रेशो तो सेम है, देखो 1/2 1/2, लेकिन इसका सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी रिलेशनशिप अगर हमें देखने मिलती है किसी दो इक्वेशन की, तो वो दो इक्वेशन हमेशा ग्राफ पे कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। आ गई तीनों केसेस समझ? ओके, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो दो इक्वेशन हमें दिए होते हैं ना, हम जब उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल रहे होते हैं, तब उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम कि यार कितने सॉल्यूशंस के रहेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहां से हमको बस एक सॉल्यूशन देखने मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां पे क्योंकि कोइंसाइडिंग लाइन से, तो मैंने बोला सारे ही पॉइंट्स कॉमन आ गए, मतलब इसके कितने हो गए सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हम इनफाइनाइट में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं इसको, मेनी सॉल्यूशंस। और जब लाइन पैरेलल रहेगी तो कितना भी एक्सटेंड कर लो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है नो सॉल्यूशन की केस को। क्या आपको ये सारी बातें अच्छे से दिमाग में आ गई है?
अरे बोलो यस और नो? पक्का समझ में आ गया? छाप लो जल्दी, चलो। ओके, ये लो, डिक्टेट करूं या लिख के दूं? लिख के दूं? चल लिख के दे तो काम आसान आपका थोड़ा सा। रफ करो बेटा। इक्वेशन है 5x minus 8y plus 1 is equal to 0. 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equal to 0. Okay, these are the equations given. और आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन कौन से कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को, या नो सॉल्यूशन को. ठीक है, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. क्या हो रहा है इनमें से आपको चेक करना है. ठीक है, चलो चेक करो. यहाँ पे क्या मेरे को इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं? देखो जरा. अरे यार, ये इक्वेशन 2 में मेरे को दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 5 नजर आ रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 मर जाएगा. और मेरे को तो हालांकि ऐसे लगता है 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा अच्छा होगा. जो इतना क्रिटिकल नहीं सोच पा रहे उनके लिए थोड़ा आसान. चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड. क्या होगा? 15x minus 24y plus 3 is equal to 0. 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड और एक बार. 5x minus 8y. हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? सेम आ गया. हमने कुछ नहीं किया, हमने इक्वेशन 2 के साथ खेला बस. ठीक है, और जब दो इक्वेशन सेम होते हैं, ध्यान से एक बार और सुनना, मैंने आपको बताया था, जब दो इक्वेशन पूरे सेम होते हैं तब हमेशा कोइंसाइडिंग, क्योंकि दो इक्वेशन से मतलब उनकी लाइनें भी सेम, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी. फील करो ना, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? दो इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन 1 अलग था, ये इक्वेशन 2 था, लेकिन इक्वेशन 2 को ही मैंने सिंप्लीफाई किया 2 स्टेप में. उसका वो मेरे को देखने में सेम इक्वेशन 1 जैसे दिखने लगा. मतलब मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 1 और 2 दिखने में बस अलग थे, लेकिन असल में वो दोनों एक ही है. दिखने में खाली अलग थे, जैसे सिंप्लीफाई किया तो उनका असली रूप सामने आ गया और समझ गया वो दोनों इक्वेशन अलग नहीं, वो एक ही है. और अगर एक ही इक्वेशन है तो उनको कितने बार भी प्लॉट करो, लाइन तो एक ही आएगी ना भैया. मतलब दोनों लाइन कैसे हो गई? कोइंसाइडिंग. फील कर पा रहे हो? नहीं सर, सॉल्व करके दिखाओ. फील आप बहुत बार कराते हो, सॉल्व करके दिखाओ. सॉल्व करके दिखा देते. सिंप्लीफाई करके रेशो में डाल दो. सिंप्लीफाई करना नहीं आता, ऐसे रेशो में डाल दो तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा. बिलीव मी, मैथ्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए. ध्यान दो, ले लेते हैं. क्या चाहिए अपने को? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. इसमें से क्या हो रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये इतना ही, ये कैंसिल हो रहा है. क्या रेशो बन रहा है, क्या रिलेशनशिप आ रही है, ये चेक करेंगे वैल्यूज डालने के बाद. ऐसे नहीं, वैल्यूज को डाल देते. ठीक है, कुछ नहीं करना है सिमरन, रेशो में खाली वैल्यूज को उठा करके डालना है और सिंप्लीफाई करना है रेशो को, अगर होता है तो. ओके, रेशो ले लिया मैंने, यही तो लेना है ना मेरे को. वैल्यूज को देख कहां से उठाएगी. पहले a1 मेरे को कहां से मिलेगा? यहां से. सॉरी, a1 कहां से मिला? a1 कहां से मिला मेरे को? इक्वेशन 1 5, a2 3, a1 a2. रहने दो, कुछ भी रहने दो लिखने का, जिसकी मैथ सच निपटा देगा. दूसरा तरीका मैंने बोला था आपको कि एक इसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर a1 a2 के वैल्यूज को लो, वो भी कर सकते हो. दिमाग में नहीं आया सिंप्लीफाई करने का, सीधा वैल्यूज उठानी है. सर ऐसे ही करके दिखाओ, हमको तो टेढ़ा करके दिखाओ, ऐसे ही करके दिखाओ. सिंप्लीफाई बिना करे इसको सॉल्व करके दिखाओ, दिखा देंगे. ठीक है, दिखा देंगे. चलो देखो, ये क्या है और ये. ठीक है,
अब जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको पता होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अरे यार क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इतना बड़ा शब्द समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूँ। ये 5/3 का रेशियो सॉल्व होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, रहने दो फिर, रहने दो फिर। माइनस माइनस मर गया, ठीक है। ऊपर में 8 है, हाँ सर। ये जो 24/5 है ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 8 को। मेरे लिए 8 को मैं 8/1 भी बोल सकता हूँ, कोई बुरी बात। और ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5/24 हो जाएगा। माइनस तो पहली मर गया है, ठीक है, प्लस हो गए दोनों। तो अब देखो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके सर। यहाँ पे बोलो ये 1/1 मैं इसको बोल सकता हूँ, 1 नहीं, ये 1/1 बोल सकता हूँ। 1/1 में लिखने में कोई प्रॉब्लम? ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा? 5/3। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जो दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं, सर अच्छे से समझाओ, ध्यान दो, फॉर्मूले के साथ देखो। अगर आपके पास A/B/C/D है तो आप इसको कैसे लिखते हो? आप लिखते हो A/B को ऐसा ही और मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर दोगे D/C। मतलब डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इनवर्स। डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इनवर्स। आ रही बात समझ? दिस इज वी कॉल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ये सर A/B नहीं है यार, नहीं रहने दो, A/B लिख दिया, A/B C/D हो गया। तो वही बोल रहा हूँ मैं, ये 1 नहीं, ये 1/1 है, और ये 8 नहीं, ये 8/1 है। A/B/C/D। आ रही है बात समझ? हाँ, तो इमेजिन करने का, मैथ्स ऐसे फील करने का, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व किया, क्या आंसर देखो अभी। ये भी 5/3, इनका भी आंसर क्या है? 1 1 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया, 5/3 बचा। इसका भी आंसर क्या आया? 5/3। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 एक समान है। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि किसकी कंडीशन है? कोइंसाइडिंग लाइंस की। आ रही है बात समझ? एक तो मैंने सॉल्व करके फील कराया आपको कि हाँ ये कोइंसाइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका रेशियो सेम आ रहा है। दूसरा मैंने आपको फील कराया कि भैया देखो दो इक्वेशन असल में एक ही है, बस दिख अलग रहे। तो मतलब वो दो इक्वेशन की लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक ही आएगी ना, मतलब कोइंसाइड हो जाएगी ना, मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस आ गई ना, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए ना। आई दिमाग में बात? अरे यार आ गया कि नहीं आया? रुद्रेश आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? और एक सवाल करे, और एक सवाल करे, जोर से आवाज नहीं है, और एक सवाल करे। चलो एक सवाल लो, आपके लिए डिक्टेट करता हूँ, छाप लो। लो बेटा, लिखो 6x - 3y 6x - 3y + 10। लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे तो उनको नहीं समझ आएगा, है ना। बोले वो क्या, लिख देता हूँ बोर्ड पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बोला मैंने? 6x - 3y + 10 = क्या रहेगा? 0। और इसका सेकेंड इक्वेशन है 2x - y, इसकी पेयर 2x - y + 9 = ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्या है? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो अभी एक बार आपको आ गया तो आप इसको देख के भी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। आपको बस रेशो देख के क्लिक हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो क्या हो रहा है, देखो देखो क्या ये पेड़ है, देखो चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हाँ, क्यों पैरेलल बोल रहे इसको हम अभी? क्योंकि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू। परफेक्ट बेटा। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग है ना। एक एक मार्क सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। पेपर में मार्क छूटना नहीं चाहिए, आधा मार्क भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करेंगे पूरा साल, ऐसा कोई दुनिया का मैथ्स का आपके क्लास 10 के सिलेबस का सवाल नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने आएगा नहीं। मेक श्योर, आई विल मेक श्योर दैट। आपको मेक श्योर करना है प्रैक्टिस करके, बढ़िया मेरा सुन के हर चीज़, ठीक है। मैं तो उस लेवल की आपको पढ़ाई दिलाऊंगा ही, कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली। NCERT कच्चा चबा जाएंगे हम लोग, NCERT कच्ची चबा जाएंगे ऐसी, ठीक है। NCERT कोई सवाल ऐसा नहीं होगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। उसके बाहर जा करके प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग।
RD शर्मा, रत्ना सागर, RS अग्रवाल, बड़े बड़े पब्लिकेशन। और NCERT तो कुछ भी नहीं है, हलवा है। NCERT हलवा है, ठीक है, कुछ नहीं है। चल और एक दे दूं? ये सब ने किया 2 मिनट लाइक करने के लिए, क्या अभी भी कर रहे हो? कर रहे हो तो जल्दी कर लो, ठीक है। दूसरा एक सम दे दो। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन है, हालांकि घर पे भी आप बाद में सॉल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन लो। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, these are the two equations which you have to check whether they are consistent, inconsistent, या इसको अपन क्या बोलते हैं, whether they are coinciding, parallel or intersecting. all right, yes, चेक कर लिया? कितना टाइम लगा? अभी तो देख के आंसर आ रहे सबके, अभी तो बस इक्वेशन को देख के आंसर आ रहे, क्योंकि अभी हमको कंडीशन समझ गई है ना। देखो कितना प्यारा है ना मैथ्स, हमको इसको ड्रॉ करके नहीं, जो हमको इसको ड्रॉ ही नहीं करना पड़ रहा है ग्राफ पे, हमको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है देखने के लिए कि ये पैरेलल है, कि ये लाइन इनकी जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है, कि लाइन ये इनकी कोइंसाइड आ रही है। हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया किसी को, लेकिन बिना ग्राफ पे ड्रॉ किए बस एक रिलेशनशिप मैथमेटिशियन ने बना के दे दी हमको, उसको हमने चेक कर लिया और समझ गए कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है, ये इनके ग्राफ लाइन हमको कैसे नजर आएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, है ना मजेदार? यस, वेरी गुड। पानी किधर गया रे? खत्म हो गया? ठीक। अब एनसीईआरटी में हमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम की एक मेथड होती है, चिंदी एकदम बहुत आसान, ठीक है, एकदम इजी। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं एक और एसएससी की मेथड भी आपको पढ़ाऊंगा सभी को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? या फिर उसी का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। हाँ, डिटर्मिनेंट। ये पढ़ने से पहले लेट मी फर्स्ट टीच यू व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ओके, अब ये सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आगे चल करके क्लास 11 में भी आपको इसकी यूज बहुत ज़्यादा करना है। सो गुड डील फॉर यू ऑल कि आपको इस साल पढ़ने मिल रहा है। तो शुरू में जब तक बैच कंबाइन होती है तब तक बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, मैं बोलूँगा, हालांकि होनी भी चाहिए पूरा साल। आगे जब बहुत स्टूडेंट काउंट बढ़ जाता है तो फिर अलग करना ही पड़ता है सीबीएसई को और एसएससी के बच्चों को, बैच सेपरेट करनी पड़ती है 10वीं की। लेकिन अभी मौका है आपके पास, जो चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, जो एसएससी में दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए थी डिटर्मिनेंट सीबीएसई की बुक में भी, क्योंकि उनको नहीं है टॉपिक और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है 11th मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो आपको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। सो हर बच्चा इसको अच्छे से पढ़ेगा, ये नहीं मन में रखेगा कि मेरे सिलेबस में ये है नहीं तो मैं क्यों ध्यान दूँ। सीबीएसई वाले बच्चे बात समझ आ रही है? आप दिमाग में ये रख के नहीं चलोगे कि ये मेरे किताब में है तो ये मेरे काम का नहीं, ये एक ही टॉपिक है बस, दैट्स इट। बाकी पूरा चैप्टर दोनों का सेम है, दैट्स इट। वन टॉपिक विच इज in my consideration very good thing, and you are the lucky one that you are getting to learn it, okay, along with the SSC students. So please concentrate and understand the another method for solving linear equations, and which is one of the finest and easiest method, one of the easiest method to solve any linear equation into variable. Listen carefully. अभी तक आपने जितनी मेथड पढ़ी, जिसमें एलिमिनेशन थी, सब्स्टिट्यूशन थी और ग्राफिकल मेथड, इन तीनों ही तरीकों से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाते थे उनके सॉल्यूशंस को निकाल पाते थे, बराबर, और निकालते हैं आए, है ना। अभी जो मेथड हम पढ़ने जा रहे
वो इन सब से बहुत ज्यादा सिंपल है, इन सब से बहुत ज्यादा सिंपल है। आंसर ऐसे आते, ऐसे आंसर कैसे आते इसमें, मतलब ऐसा क्वेश्चन देखने का, ऐसे आंसर लिखने का। मजा आएगा ना, पढ़नी है ऐसी मेथड। सर इतना सारा कैलकुलेशन पहले पढ़ा देते, इतना आसान है तो हाँ वही यूज कर लेते, आंसर निकाल लेते। वो एक तरीका है, वो एक मेथड है। जैसे ये सभी मेथड्स है वैसे वो भी मेथड है जिसको क्रैमर नाम के मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। ओके, इसलिए उसको क्रैमर्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे, डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, इसलिए उसको डिटर्मिनेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आ रही है बात समझ बेटा? चलो तो अभी हम पढ़ेंगे, हेडिंग लगा दो अपने नोटबुक में, डिटर्मिनेंट मेथड स्लैश क्रैमर्स रूल। क्रैमर, CRAMER एपोस्ट्रोफ S, क्रैमर्स रूल, क्रैमर का रूल। क्रैमर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। क्या होशियार इंसान होगा, सोच के देखो। अभी आप मेथड पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्या ही इस इंसान ने कर रखा है, क्या काम कर दिया यार। मैथ्स यूजुअली बच्चे को पसंद नहीं आती है। हाँ तो मैं बोलता हूँ अगर मैथ्स पसंद नहीं आती है, फिर फिजिक्स भी मैं पढ़ा तो फिजिक्स पसंद नहीं आती है, तो वो आपकी गलती नहीं, वो आपके शिक्षक की गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। ये सब्जेक्ट ही ऐसे है जो यार मूल तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी दुनिया को कंस्ट्रक्ट करते बनाते हैं। और ये सब्जेक्ट आप समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, आपको जो समझा रहा है उसकी गलती है। तो हो सकता है आपको अभी तक अच्छे शिक्षक ना मिले हो, अध्यापक ना मिले हो, जिनके कारण आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए और आपको उससे प्यार हुआ नहीं। ठीक है, तो हम आपको प्यार करना सिखाएंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ। ऑलराइट, I will make sure to make you fall in love with this subject. Okay, that's my responsibility. And if I remain unsuccessful in this, okay, तो फिर वो मेरी हार है, वो आपकी हार नहीं है। And I truly consider that. Determinant method टॉपिक डाला बेटा, हैशटैग या इसी को बोलेंगे ओके। हर बार की तरह किसी मेथड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के उसको इस्तेमाल करके सीखेंगे कि वो मेथड कैसे यूज की जाती है। तो एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे क्रैमर रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है और उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। ऑलराइट, बी एक्साइटेड? ओके, आर यू? Just one second. All right. क्रैमर रूल को जानने से पहले मैंने आपको बोला अपने को ये जानना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट क्या चीज है, क्योंकि वो मेथड इस्तेमाल करनी है। डिटर्मिनेंट मेथड, उसको नाम ही मैंने बोला क्यों मिला, क्योंकि उसमें हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर पहले तो समझो डिटर्मिनेंट होता क्या है, दिखता कैसा है, क्या चीज है, क्या है, व्हाट इज दिस थिंग? सो दिस थिंग इज नथिंग बट जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स विच विल टेक फ्रॉम इक्वेशन इटसेल्फ। सो इसकी अरेंजमेंट को समझो, इसका रिप्रेजेंटेशन समझो। डिटरमिनेंट को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ए, जैसे आप सेट रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, और ऐसे दो ब्रैकेट जैसे दो डंडियां लगानी है आपको। ठीक है, डिटरमिनेंट अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। 2x2 बना सकते हैं, 4x4 बना सकते हैं, या फिर उससे बड़े भी बना सकते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूँ तो ये ए बी सी डी 4 नंबर अगर है तो ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन, ब्रैकेट नहीं करना है, बच्चे गलत करते हैं, ये करके आते हैं, इसको मैट्राइसेस बोलते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे क्लास 11 में। ये भी होता है मैथ्स में, ऐसा भी होता है, लेकिन इसको मैट्राइसेस बोलते हैं, ये नहीं। ये डंडी नहीं होनी चाहिए बाजू वाली, तब इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का क्या है सर, इसका क्या आंसर विंसर होता है? कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, इसका आंसर निकलता है, डिटर्मिनेंट का जो है आंसर निकलता है। और इसका आंसर निकालने के लिए एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तरीका यह है, पहले जाना है क्रिस, फिर जाना है क्रॉस। वापस एक बार, पहले जाना है क्रिस, फिर जाना है क्रॉस। ऐसे जाके करेंगे क्या सर? कहां पे जाएंगे? बच्चा ध्यान दे, मैंने बोला ऐसे जाके करेंगे क्या? जो आप क्रिस करोगे, ठीक है, वो दो चीज की आपकी मल्टीप्लीकेशन रहेगी। जैसे आप यहां पे ए और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एडी आ गया, और जब आप क्रॉस करोगे तो उसको माइनस करना है, तो ये बन जाएगा एडी माइनस बीसी। एक जनरल फॉर्म की तरह हमने इसको समझ लिया कि भैया ऐसे होगा। अब इसके अंदर चाहे कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी फेंक दो उठा करके। ये 4 जो ABCD है, इसकी जगह पे कुछ भी डाल दो, और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी ऐसे तरीके से होगी। तो तब उनको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे निकलेगी, ऐसे AD minus BC. For an example, let's suppose I have example डिटर्मिनेंट मेरे पास, मान ले बेटा, कोई भी उठा सकते हैं ऐसे, तो A डिटर्मिनेंट है मेरे पास, जिसका डिटर्मिनेंट मेरे को कुछ ऐसे देखने मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास है मान ले 5 3 7 9, ओके, रैंडम मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके। ये डिटर्मिनेंट है क्या? इसके अंदर ABCD 4 वैल्यूज है? हाँ सर है। तो आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है वो बताओ। अरे सर कहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहाँ पे ये सब आप पढ़ा रहे हो? मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान दो 10 मिनट अच्छे से, उसके बाद जो होगा ना, खुश हो जाओगे आप सारे। इतनी प्यारी मेथड है, प्लीज, बहुत मजा आएगा, प्लीज। ये डिटर्मिनेंट दिख गया, इतनी बातें समझ आ रही है अभी तक जितनी बताई? मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या करोगे? A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। फॉर्म याद रख लो, या ये सब ABCD नहीं समझ आता, सीधा ऐसे ऐसे दिमाग में कुछ तो बिठा लो। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमेशा फिक्स रहेगा, और फिर ऐसे। और साइन कन्वेंशन के साथ खेलना आपको आता है ही, और आना भी चाहिए। फिर वो नंबर माइनस प्लस रहेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस माइनस, जो भी होगा वो आपको करना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यूज। क्लियर बेटा? अरे यस और नो? यहां पे कैसे बनेगा आंसर? एक एग्जांपल ऐसा भी लेता हूं, माइनस वाला। 5 9 जा, या तो लिख के दिखाता हूं, चलो आपको। 5 इंटू 9 ऐसे लिखोगे, माइनस 3 इंटू 7, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 45 माइनस, तो आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? ऐसे अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आ जाएगा। मान ले कोई डिटर्मिनेंट ऐसे होता, एग्जाम्पल नंबर 2, मान ले बी डिटर्मिनेंट है जिसमें नंबर है -2 3 और 4 -8, ओके। अब मैंने बोला सॉल्व कर बेटा इस डिटर्मिनेंट को, तो आप क्या करोगे? -2 इंटू -8 माइनस, क्या किया? A इंटू डी। अब माइनस से इसलिए मैंने ब्रैकेट्स को यूज किया है, गैर ब्रैकेट देके गड़बड़ने की जरूरत, ये अच्छा तरीका होता है चीजों को सिंपल रखने का, है ना? हाँ, फिर माइनस मेन साइन, मतलब AD, इतने में क्या हुआ? A इंटू डी, फिर माइनस बाय डिफॉल्ट 3 इंटू 4। कैसे करेंगे सर सॉल्व? करो, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 8 2 हो गया 16, और ये हो गया 16 में। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? तो बी की वैल्यू आ गई 4। चलो डिटरमिनेंट का आंसर निकालना
आ गया पक्की बात? कोई गड़बड़ इसमें? अच्छा ठीक है। अब ये हो गई बात डिटरमिनेंट की। किसकी बात हो गई है? अब जो डिटरमिनेंट मेथड है जिसको अपन ने बोला क्रैमर रूल, क्या बोला अपन ने असल में इसको? क्रैमर रूल बोला। अब उसको अच्छे से समझने की सर ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहले डिटरमिनेंट छाप लो, फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे और उस डिटरमिनेंट मेथड को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। ये सब डिटरमिनेंट, ये क्या हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ये हमने क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट क्या होता है। एक सवाल लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं साइमल्टेनियस, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डिटरमिनेंट। लेकिन अभी जैसा मैं डिटरमिनेंट बनाया वो एक जस्ट एग्जांपल था डिटरमिनेंट कैसे होता है। हमें अब मेथड पढ़नी है जिसकी मदद से हम अलग अलग डिटरमिनेंट बनाएंगे और उसकी मदद से ऐसा कुछ करेंगे कि अपने को एक्स और वाई का आंसर मिल जाएगा जो अपने को चाहिए होता है ना। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में से हमको क्या चाहिए होता है? एक्स और वाई का आंसर चाहिए होता है, बराबर ना हर्ष? इसके अलावा कुछ करते क्या मन? उसके लिए अपन एलिमिनेशन मेथड पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी, ग्राफिकल मेथड पढ़ी और अल्टीमेटली एंड में जाकर के क्या निकला? एक्स और वाई का सॉल्यूशन। अब अपन डिटरमिनेंट मेथड पढ़ेंगे और निकालेंगे वही सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बस तरीके को अच्छे से समझना होगा कि क्या कैसे करना है। काम बहुत कम है लेकिन जो करना है वो अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहां पे, एग्जांपल 1, 5x + 3y इज इक्वल टू -11। जैसे हर बार अपने को सवाल दिया जाता है, 2x + 4y इज इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन हमारे पास हमको टेक्स्ट बुक में दे दिया। ठीक है, और हमको बोला ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो और x, y की वैल्यू निकालो, यानी x और y का सॉल्यूशन हमको बताओ कितना आता है। ठीक है, लेकिन बोला इस बार इसको ग्राफिकल मेथड से नहीं, एलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसको करो सॉल्व किससे? क्रैमर रूल से या फिर डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करो, ऐसे बोल दिया। क्या करेगा बच्चा? सबसे पहले जो इक्वेशन है उनको हमें, जो हमारा तरीका है अब तक का सभी मेथड जो हमने पढ़ी उसमें हम इक्वेशन को कैसे लिखते थे? ax + by = c, इस फॉर्म में लिखते थे। उस फॉर्म में पहले तो इक्वेशन को लिख लो। अगर इक्वेशन वैसे नहीं है तो पहले उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इस वाले केस में दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो उसके बाद वाला काम क्या होता था बेटा? उन इक्वेशंस को क्या करना? नंबरिंग करना। अब नंबरिंग करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लिख दे बेटा, 5x + 3y इज इक्वल टू -11। इक्वेशन नंबर बोलो क्या? फिर मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू -10। बोलो इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिए, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद इस मेथड का स्टार्ट आपको यहां पे करना है। जो असल में काम आपको करना है अभी शुरू होगा। क्या? आपको डिटरमिनेंट फॉर्म करना है और आपको एक नहीं, आपको 3 अलग अलग डिटरमिनेंट फॉर्म करने हैं। आपको 3 अलग अलग, टेंशन मतलब बहुत इजी है प्लीज, आपको 3 अलग अलग डिटरमिनेंट फॉर्म करने हैं। ठीक है, एक पहले दिमाग में अपन एक फॉर्मेट बना करके चलेंगे डिटरमिनेंट का। ये फॉर्मेट बनाएंगे कि डिटरमिनेंट में सर चाहे जो भी वैल्यू आए, हमेशा पहला जो कॉलम होगा वो x का होना चाहिए और दूसरा जो कॉलम होगा y का होना चाहिए। ये दिमाग में रख लेंगे। पहला कॉलम किसका रखेंगे? x का। दूसरा कॉलम किसका रखेंगे? ऐसा बनाएंगे अपन डिटरमिनेंट। ठीक है, ऐसा बनाएंगे अपन। अब ये चीज दिमाग में रख के चलो तो आपको थोड़ी आसानी होगी आगे जो मैं बताऊंगा वो समझने में। बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। ये पूरे इक्वेशन में जो x और y के कोएफिशिएंट्स है उन्हीं को उठा करके हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। पहले लिखते समय ही मेक श्योर करना है हम बराबर इसको ऐसे एक के नीचे एक लिख ले, जस्ट हमारे आसानी के लिए, ईज के लिए। और पहला जो डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसको बोला जाएगा d। क्या बोला जाएगा जिसको? d। डिटरमिनेंट, d फॉर डिटरमिनेंट। इसमें हम क्या करेंगे? x के वैल्यूज को ले लेंगे, जैसे 5 और यह है 2, फिर यह है 3 और यह है 4। बन गया डिटरमिनेंट, खत्म, बन गया डिटरमिनेंट। साइन के साथ लेना है, माइनस होता तो माइनस लेते, जो भी होगा। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे वैल्यूज के ले लेते हो। एक कतार में लिखना है सीधा लाइन में, x के ले लिए। पहली लाइन किसकी रहेगी? x की। दूसरी लाइन किसकी रहेगी? इतना दिमाग में बैठ गया, डिटरमिनेंट बन गया। वैल्यू निकालना आता है डिटरमिनेंट की। क्या करेंगे? a × d - b ×
चल यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते, बोल क्या करूँ, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, अब आगे बोल बेटा, माइनस आंसर आया, आया 6 माइनस किया बेटा 14 बराबर है ना 16, कौन बोला, आराम से ध्यान दो, डी की वैल्यू मिल गई, अरे बोले सर नो, डी मिल गया बेटा, बढ़िया एकदम मस्त, देखो कितना इजीली आंसर आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आ जाएगा। फिर अभी नहीं आया है, रुको, निकालेंगे dx को, किसको निकालेंगे, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट रहेगा, लेकिन अब आपको मैंने बताया था यहां पे x वाला कॉलम, यहां पे y वाला कॉलम रहेगा, जब dx का डिटर्मिनेंट निकालोगे तब x के कॉलम को छोड़ दोगे, तब x के कॉलम को छोड़ दोगे, वहां पे x की वैल्यूज को लिखना, हालांकि वहां पे आपको उसके सॉल्यूशन को लिखना है, नहीं y को नहीं, y जहां है वहीं पे रहेगा, y क्या है बोलो 3 और 4, ये y की कॉलम है ना, क्या है 3 और वो वही का वही है, देखो पहले डिटरमिनेंट भी था वही का वही है, बस dx निकालते समय x की जगह छोड़ के वहां पे सॉल्यूशन को लिख देंगे, किसको लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है -11 और वो भी एक साथ बराबर, ठीक है, उल्टा पलटा करने का नहीं, इसका ऊपर उसका नीचे ऐसे कुछ नहीं, इसलिए पहले लाइन से लिख लेने का इक्वेशन को बराबर, क्लियर। देखो क्या किया समझ में आया, पहला डिटरमिनेंट निकाला, उसमें सीधा x और y की वैल्यूज को ले लिया और डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कोई बुरा काम, कोई मुश्किल काम। फिर अपन ने dx को लेना चाहा, फिर dx का डिटरमिनेंट बनाने के लिए मैंने x का, क्योंकि x का डिटरमिनेंट ना तो x को छोड़ने का, हाँ, और वहां पे उसके जगह पे किसको डाल देने का, सॉल्यूशन को डाल देने का, y का कॉलम का है वैसा ही रहेगा, वापस इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने बोला बोल क्या लिखेंगे अभी, -11 इंटू 4 माइनस माइनस, ये साइन डिफॉल्ट रहेगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद a इंटू डी माइनस a इंटू डी क्या माइनस b इंटू सी, मतलब 3 इंटू -10, ठीक है ऐसे बराबर। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, -44 11 4 44 -10 -44, ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट, फिर ये इसका क्या है आंसर 3 इंटू 10 30, लेकिन -10 है तो इसका आएगा -30 ब्रैकेट में, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस की टक्कर हो रही है तो अपन क्या करेंगे माइनस माइनस +30, फिर -44 +30 का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 44 में से 30 गए 14 बचे और साइन बढ़ेगा, अरे यस और नो, ये कोई मुश्किल काम, ये आया आंसर किसका, dx का, कितना आया -14 आया, dx का आंसर कितना है बेटा, बस ध्यान पूरा सामने रखो, गड़बड़ करने की नहीं, आगे चलते हैं, बहुत जल्द आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान दो, 3 डिटरमिनेंट निकाल लेते, 2 निकल गए, d निकाला, dx निकाला, अब निकालेंगे d, चलो गेस करना आपको आ गया, अभी जैसे dx निकालते समय x की कॉलम को छोड़ा था, ऐसे dy निकालते समय y की कॉलम को छोड़ देंगे और x का आंसर है वैसा ही रहेगा, बोलो x की कॉलम में क्या था, d को देखने का, x की कॉलम में क्या था 5 और 2 था, लिख दो यहाँ पे, या तो इक्वेशन में देख लो 5 2, y dy निकाल रहे ना तो y के कॉलम को छोड़ देंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, बोलो क्या है सॉल्यूशन, लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, बोलो भैया क्या आएगा, 5 इंटू -10 -11 इंटू 2 बराबर बात, बोलो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10 -50 -10 था, माइनस इसका आंसर आया, ये हो जाएगा -50 माइनस +22, बोलो इसका आंसर क्या आया, -28 आया अपना dy। 3 डिटरमिनेंट निकल गए, 3 डिटरमिनेंट निकल गए, x और y का आंसर चाहिए, यहां पे लिखेंगे therefore x is equal to dx upon d, बोल dx कितना आया, -14 आया, d कितना आया, आंसर क्या आएगा, निकल गया x का आंसर, y चाहिए, अच्छा ले लो चलो, एंड y is equal to बोलो dy upon dx के लिए dx upon d, dy के लिए y के लिए dy upon d, x के लिए dx upon d, y के लिए dy upon d, dy बोल कितना आया -28, d बोल कितना आया 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, आंसर क्या आया, बोल y कितना आया, लास्ट में therefore x, y is equal to बोल, और भरोसा नहीं है ना तो इन्हीं 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल किसी भी सॉल्व करके देखो, आंसर आपका
यही आएगा, कितना देर लगा, है ना, जादू मेथड एकदम। कुछ नहीं किया, बस क्या किया, 3 डिटर्मिनेंट निकाले, y का फॉर्मूला और x का फॉर्मूला लिखा और आंसर सीधा। बोलो इजीएस्ट मेथड लगी कि नहीं लगी, है कि नहीं है? बस ये समझना है कि लिखना कैसा है डिटर्मिनेंट, बस आया दिमाग में। तो ये बेटा क्रैमर ने काम कर दिया, बढ़िया मैथमेटिशियन, ऐसा रूल बना दिया, ऐसी मेथड बना दी। लीनियर इक्वेशन को अब तक लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, तरह तरह से इसका इतना लंबा सॉल्यूशन बना के सॉल्व कर देते। बंदा बोला रुक जरा, ये डिटर्मिनेंट बना 3, ये x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी लिख, ये y इज इक्वल टू डी अपॉन डी लिख और ले सॉल्यूशन भाग। आसान कर दिया। चलो छाप लो इसको, जल्दी से एक सवाल आपके लिए, ठीक है? यस। अरे बोला समझ में आया और नो? एक एग्जाम्पल आप कर पाओगे? दे दो आपके लिए सवाल सीधा। चल ले बेटा, इक्वेशन डिक्टेट कर रहा हूँ, छाप ले या लिख दो बोर्ड पे, लिख दो बोर्ड पे। रफ करूँ, ये रफ करूँ? ये क्वेश्चन आपके लिए ले लो। y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने है। क्या करना है आपको? यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर रूल यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। डू इट। आपको क्या बोला था, हमेशा जब भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को उनके जनरल फॉर्म में लिखना, जो कि है, बोलो क्या? नहीं लिखा, लिखो पहले। तो पहले जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे तो आप देखना यहां पे, क्योंकि पहले ही आपको शुरू वाला पहला वेरिएबल क्या दे दिया, y दे दिया। ऐसा होना चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से। क्या होना चाहिए? पहले ax होना चाहिए, उसके बाद by होना चाहिए और उसके बाद c होना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो ये जानबूझ के किया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि आप अगर लेने जाओगे डिटरमिनेंट तो आप y की वैल्यू उठा लोगे। इक्वेशन को सीधा करके लिखो और फिर डिटरमिनेंट बनाओ, तो फिर आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है? इक्वेशन अल्टीपल्टी कर लो, 2x प्लस वाई माइनस 19 लिख देना, या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हाँ, 2x माइनस वाई क्यों किया? अरे बेटा तू यहाँ का यही का घुमा रही है ना, तू थोड़ी ना उसको इज इक्वल टू के उस पार लेके गई है। क्या तू y को इज इक्वल टू इस पार आरएचएस में लेके गई क्या? y को आरएचएस में लेके गई? नहीं ना, तू एक ही साइड में चेंज कर रही है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कम्यूटेटिव में साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 3 + 4 भी 7 ही होता है, 4 + 3 भी। साइन क्यों बदला फिर? हाँ चलो मैं देखता हूं। इतना गंदा तो मेरे को नहीं लगता आना चाहिए, फिर भी चल लेट्स सी, देखते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स सी। मैं कर लूं सॉल्व? हाँ, फ्रैक्शन में सभी का फ्रैक्शन आ रहा है, मैं कर लूं खुद एक बार। चल ध्यान दे बेटा, मैंने बोला सारे बच्चे बोर्ड पे 5 4 3 2 1। इधर सबसे पहला काम नंबरिंग करेंगे जनरल फॉर्म में लिखते हुए। 2x प्लस वाई, वाई प्लस 2x और 2x प्लस वाई एक ही चीज है, साइन चेंज करने की जरूरत। पूनम क्या किया? तू अगर कहीं का भी आंसर छाप के उठा करके करेक्ट लिख दे और स्टेप अगर तूने ऊपर की गलत कर रखी है तो टीचर तेरे को कभी सही मार्क देने वाला नहीं है, ठीक है? मैं तो कभी ना दूं। जल्दबाजी में कोई पेपर चेक कर रहा होगा तो उसने आंसर देख के दे दिया तो दे दिया, वो गलत बात है ना, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज रॉन्ग बिकॉज यू नॉट परफॉर्मिंग राइट स्टेप। तुमने की नहीं है। अगर तूने राइट स्टेप की नहीं और तेरा तुक्केबाजी से कोइंसिडेंटली अगर आंसर आ गया तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आई बात समझ? करेक्ट स्टेप परफॉर्म करो, करेक्ट आंसर निकालो, जल्दबाजी मत करो। हर एक छोटी से बड़ी स्टेप आपको मैंने समझाई है, क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वैसे ही जाओ, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। राइट? लुक एट द बोर्ड। ये -90 इधर लेके गया बस मैं, तो प्लस है। मैंने y और x की जगह इज इक्वल टू की उस पर, लेकिन मैंने जगह बदली नहीं, उधर की उधर ही है, उधर की उधर घूमेंगे तो साइन उधर का उनका वही रहेगा। बस 19 को मैं इधर लेके गया तो +19 हो गया। क्लियर बात? सो इक्वेशन बना 2x + y = 19, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या सभी ने किया? 2-3 बच्चों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो अगला 2x - 3y = क्या हो जाएगा?
-3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बनाएंगे हम पहला डिटर्मिनेंट जो कि होगा, बोलो क्या, d। उस डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, d। तो मैंने बोला d को कैसे लिखे, हाँ d लिखेंगे बेटा सीधा x और y के कोएफिशिएंट्स के साथ, बराबर ना, ऐसे ही बनेगा ना डिटरमिनेंट d। बोलो 2, ये 2, फिर ये 1 और ये -3। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उसका तरीका है, उल्टा जा करके नहीं चलेगा, इसका सीक्वेंस, इसका तरीका ऐसे का ऐसा, जो कि तो मैंने जो समझाया वही फॉलो करना पड़ेगा। उल्टा करके चलेगा, आप ऐसे पहले नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। पहले मैं आपको एरो बना करके जनरल फॉर्म बना करके दिया ना, पहले में लिखा है आप सभी ने, वो वही फॉलो करने का, वही याद कर लेने का, ठीक है। तो पहले करेंगे अपन इसको 2 इंटू -3, फिर माइनस बाई डिफॉल्ट साइन रहेगा दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में, ये मल्टीप्लाई हुआ a इंटू डी, माइनस बाई डिफॉल्ट, फिर b इंटू सी, फिर ये होगा 1 इंटू 2, ठीक है। तो क्या बनेगा, -6 -2, माइनस माइनस होगा प्लस, 6 और 2 हो गए 8, साइन बड़े का आ गया -8, डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू मिल गई अपने को -8। अब आते हैं अगले डिटर्मिनेंट पे। बेटा ध्यान, मैंने बोला तेरा नाम क्या है, आयुष, देख dx निकालेंगे। dx निकालते समय y का कॉलम सेम रहेगा, बस x के कॉलम की जगह पे क्या डाल देंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे। तो 19 और ये बन गया -3। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालो, तो बनेगा 19 इंटू -3 माइनस बाई डिफॉल्ट 1 इंटू -3। इसको सॉल्व करो, 19 3 जा, बराबर आता है टेबल 19 का, वेरी गुड। ये बनेगा, तो ये -57, ये डिफॉल्ट माइनस साइन, और ये इसका आंसर भी माइनस ही आया, ये माइनस माइनस बना प्लस, और ये 50 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ये अपना आया dx। कितना आया dx, -54। dx कितना आया, -54। सो जाते थोड़ी देर में बच्चे, है ना, मेरे को ऐसे ललकारते हुए आपको जगाना पड़ता है कि नहीं। जब तक कान में जोर की आवाज़ नहीं आती मेरी, तब तक आप उठते नहीं नींद से। 2 घंटे की लेक्चर में भी नींद आ जाती है, कितनी बुरी है पढ़ाई। dy का डिटरमिनेंट बनाएंगे, x का कॉलम है वैसा रखेंगे, पहले d में देख लो क्या है 2 2, और y की जगह पे, y की जगह ये वाली होती है, x की जगह ये वाली होती है, इसलिए अपन ने पहले x की जगह पे ये वाला कॉलम निकाला था और वहाँ पे आंसर सॉल्यूशन डाला था। y के dy के टाइम पे अपन y का कॉलम निकालेंगे और उसकी जगह पे सॉल्यूशन डालेंगे 19 और, नहीं तो यू नहीं, 19 और y भी इधर ही लिख दिया और फिर 2, ऐसे नहीं, ठीक है। तरीका समझ आ गया है ना, पक्के अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे बोलो मार्कर, क्या करूँ, 2 इंटू -3 माइनस साइन बाई डिफॉल्ट 19 इंटू +2, ठीक है। ये बनेगा 2 3 6 -6 माइनस 38, और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38, बोलो कितना हुआ, 44 बनेगा बेटा, और ये साइन बढ़ेगा तो -44 बना अपना dy। क्या बना, dy, बराबर। तो dx आ गया, dy आ गया, d आ गया, x और y तो ऐसे चुटकी में आएगा। अभी कैसे आएगा, ऐसे चुटकी में आएगा। मैंने बोला देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बेटा, ये dx अपॉन d। बोल dx कितना आया, -54 अपॉन d कितना आया, माइनस माइनस मर गया, 8 1 जा 8, कितने जा 54, नहीं आता। अच्छा, रिड्यूस करेंगे, कितने से करूँ, 4 में आ रहा है, 2 से आ रहा है, 2 4 जा 2 से करो, 0 बेसिक करो, चलो कोई बात नहीं। 2 2 जा 4 क्या है, 1 बचा 2 7 जा 14, क्या आया 27/4, आंसर आया 27/4। ये पहला आंसर आया अपना x का, क्या आया 27/4, ठीक है। कितनों का आया, चलो आया काफ़ी का, है ना, वेरी गुड। फिर आते हैं y पे, y इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, dy अपॉन d। आपको ऐसे देखे लग रहा है फ्रैक्शन वैक्शन कैसे आ गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करो, यही आंसर आएगा, करके देख लो, घर जाके आराम से करके देख लो, ठीक है। dy अपॉन d, बोल dy -44 अपॉन d, बोल -8 माइनस माइनस मर गया, क्या करूँ, 2 से करूँ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 क्या आएगा 11/2। तो मेरे लिए y की वैल्यू कितनी बन गई, 11/2। एंड में आंसर कैसे लिखा जाता है सर, आंसर लिखते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं आंसर, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। कैसे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, x, y। बोलो क्या लिखूं,
27/4 कॉमा 11/2, ये बना आपका फाइनल आंसर। आ गया आंसर और आ गया आपको समझ? जिसको छापना है वो छाप लो, जिसको आ गया है उनका अच्छा ही है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। सॉरी टुमारो नहीं, टुमारो संडे है। टुमारो आपकी छुट्टी है और तुमची छुट्टी है तो तुम घर बैठ के आराम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, मज़े करो, और परसों के दिन वापस लेक्चर को आओ। ओके, विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू द सेम लेक्चर सीरीज। ऑलराइट, थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।